हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो आपका ग्रुप बी का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का सेट नंबर 4 है। और आज हम लोग आज का जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के सेट में जो आज का दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं मतलब लेंदी है, ऐसा सब क्वेश्चन आसानी है। आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है आपसे, जो क्वेश्चन पहला यह कह रहा है कि समूह में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की संख्या क्या होगी। आप जानते हैं आवर्त सारणी में ये आपका इस तरह का इधर से जा रहे हैं तो आपका वर्ग हो गया, इधर नीचे आया था क्या होता है, इधर क्या हो गया, ये आपका आवर्त हो गया। नीचे क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, ये वर्ग है। वर्ग 18 को होता है, आवर्त 7 को होता है। ठीक है, तो कह रहा है समूह मतलब कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो आप जानते हैं कि सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, और जो क्वेश्चन आपका लेंदी होगा उसमें हम टाइम देंगे, तो सब आप क्या करेंगे, हम तेज़ी में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये भी आसान है आपका, ये भी सीधा आपका एनसीईआरटी से उठा कर पूछ दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल परिवर्तन के लिए किसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7। तो क्षारीय KMnO4 को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2 को कहते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। आपका एनसीईआरटी कहीं सीधे क्वेश्चन उठाकर डाल दिया है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन 3 जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 3 कि निम्नलिखित समूह में शामिल सभी हाइड्रोकार्बन समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं। इसमें से कौन है जो हाइड्रोकार्बन है उस समजातीय श्रेणी से मतलब समूह में नहीं है। अब देखिए उसके समूह में होने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो समूह में होने के लिए आपका CH2 का अंतर होना चाहिए, और द्रव्यमान संख्या में कितना का अंतर होना चाहिए, 14 का अंतर होना चाहिए। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जब इसको हम लोग आते हैं, देखिए पहला मिलाइए, पहला में C2CH4 और C3H6 और क्या C4H8। मतलब कि आपका जो सूत्र होता है CN और H2N उस फार्मूला पर, यानी कि सब क्या है आपका, ये सब आपका क्या, ये सब आपका रंग चेंज करते हैं, आपका सब समजातीय है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन समजातीय नहीं है, इसको बताना। अगला चेक करिए, देखिए C2H34 और C4H6, ये आपका जो फार्मूला है ये आपका इस फार्मूला पर निर्भर है। किस फार्मूला पर, तो CnH2n-2 होता है, जो एल्काइन वाला फार्मूला है उस पर है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है इसको चेक करिए, आपका क्या है, ये आपका Cn और क्या H2n+2 जो फार्मूला होता है एल्केन वाला उस पर है। अब देखिए अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे CH4 मेथेन वाला है। अब देखिए यहाँ C2H6 आपका एल्केन वाला ग्रुप का हो गया, मतलब क्या मेथेन है, एथेन हो गया। लेकिन देखिए आपका यहाँ जो है C3H6 है, जो आपका यही गलत है। आपको यहाँ भी चेक करिएगा कि CH2 का अंतर नहीं है, यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक C है, तो यहाँ C का अंतर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ 6 गो है, यहाँ भी 6 गो है, तो CH2 का अंतर इसमें नहीं है। ये देखिए सब में लगेगा CH2 का अंतर होगा, सब में CH2 का अंतर होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो C है, जो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर C आपका नहीं होगा। क्या कि जब ऑप्शन नंबर C है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन समजातीय श्रेणी नहीं है, तो जब आपका ऑप्शन C होगा ये समजातीय श्रेणी नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, जिस क्वेश्चन में टाइम देना होगा उसको क्वेश्चन में टाइम देंगे तो तेजी भागते चल देंगे। अब एक क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तेजी भागते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने किसी फोकस दूरी पर 3 गुनी दूरी पर रखा जाए, मतलब क्या फोकस के 3 गुनी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए कैसा होगा, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका क्या है अवतल दर्पण है, बाहर से रंगा होगा, ये आपका फोकस है, फोकस से 2 गुना दूरी पर हो जाएगा क्या अवकर्ता केंद्र, इससे क्या 1 गुना और जाना है। मतलब यहाँ आपको वस्तु रखा गया है। देखिए आप जानते हैं या इसको हम लोग C कहते हैं, किसको, जी आपका ये पॉइंट होता है यहाँ वाला, इसको हम लोग करता है केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक दूरी को कहते हैं क्या वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक दूरी को कहते हैं क्या फोकस दूरी। अब देखिए जब वस्तु को हम लोग ये C है और ये आपका इधर अनंत है, तो C और अनंत के बीच रखते हैं तो जो उसका आपका प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच बनता है। क्या बनता है, C और F के बीच बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्या अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 5 आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर झाड़ियों वाले पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्री तटों पर सटे अंतर
ज्वारीय क्षेत्रों में अस्थिर ऊर्जा से बच सके वे वन कौन से होते हैं? तो आपका जो मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव वन, ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? जो मैंग्रोव वन होता है इसका आंसर आपको हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंग्रोव जो वनस्पतियाँ होती है सावधि क्षेत्र किसका मतलब आपका जो सुंदरबन डेल्टा होता है उसमें पाया जाता है, मतलब कि जो सुंदरबन डेल्टा होता है उसमें आपका मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसको कहते हैं? तो हम लोग अमेजन वर्षा जो वन है, अमेजन का जो वन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट है आपका। ये देखिए आपका पहला कह रहा है अजैव निम्नीकरणीय, क्या आपसे कह रहा है किसका? अजैव जैव निम्नीकरणीय, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल मैंने कह रहा है, मतलब कि इसका मतलब कि जो गल जाए सड़ जाए। अगर अजैव कहेगा तो जो गलेगा है सड़ेगा नहीं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है आपसे, पहला कह रहा है सब्जी है तो ये गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगा, लेकिन क्या रबर नहीं गलेगा, इसलिए आंसर का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा कह रहा है बी नंबर घास लकड़ी संतरे के छिलके ये गल जाएगा, मतलब कि ये पूरी तरीके से क्या है आपका सड़ने गलने वाला है। देखिए इसमें घास प्लास्टिक फूल, तो प्लास्टिक नहीं गलेगा इसलिए गलत हो गया। फूल लकड़ी बैटरी नहीं गलता है क्या आपका? जो ऑप्शन नंबर आपका क्या बी है आपका आंसर हो जाएगा। बैटरी में आपका प्लास्टिक आता है ना जी, तो गलता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है। आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः डैश द्वारा दर्शाया, तो आपको पता कर लगाना है। अब देखिए क्या होगा इसमें, तो आपतन कोण कह रहा है और क्या विचलन कोण कह रहा है ना। तो देखिए जो आपका ये ओ से यहाँ देखिए आपको जो दिखाया गया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो दिखाया गया है ये कोण, ये और ये कोण, मतलब कि ई ओ डी, मतलब कि जो आपका बीच में ओ होगा और ई और डी, ये आपका बता रहा है विचलन कोण। क्या बता रहा है आपको? विचलन कोण को बता रहा है, ठीक है। आपसे और कह रहा था आपतन कोण क्या होगा उसको बताने के लिए कह रहा था आपसे। देखिए ये आपका किरण आ रही है, ये आपका अभिलंब है, तो जो यहाँ जो कोण बन रहा है ये क्या है आपका आपतन कोण है। तो ए, तो जो बी वाला है BAN, चाहे ABN, बीच में बी रहेगा और यहाँ बीच में ओ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें ही आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है ABC दे दिया गया, तो ये थोड़ा होगा ABC थोड़ा बन रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका आंसर हो जाएगा, यही बन रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन जो 8 है इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कैसे बनाना है इसको आइए। अब देखा कर आपसे क्वेश्चन इसमें आपको बनाना पड़ेगा, इसमें आपको यही एगो 8 नंबर क्वेश्चन है, एगो 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। देखा कर रहा है कि एल लंबाई R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 25% वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अब देखिए आपसे कह रहा है कि आयतन में कोई परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन तो हो रहा है ना जी। देखिए आप कैसे निकालेंगे इसके आपको टाइम देना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है मजेदार क्वेश्चन है। ये कैसे बनाएंगे? अब मान लीजिए कि आपका क्या जो पहले तार था उसका लंबाई 100 था, 100 लंबाई था, ठीक है। जब इसको बढ़ाए मतलब 25% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 100 का 25% 125 हो जाएगा, पता कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपको जोड़िए तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नीचे हो गया 100, ऊपर कितना हो गया आपका 375, 300 कितना 100 लघुत्तम हो गया 100। यहाँ नहीं उस तरह बनाइए, आप इसको इस तरह बनाइए। मान लीजिए कि हम लोग क्या करें इसको इस तरह बना जाए। मान लेते हैं कि पहले एल था, क्या है, मान लीजिए पहले लंबाई, तो हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि पहले लंबाई एल था, ठीक है। जब इसमें 125 जब 25% की वृद्धि की गई तो क्या होगा? जब ये पहले एल था लंबाई, जब 25% वृद्धि करेंगे तो मान लीजिए कि एल बराबर क्या होगा? एल तो रहबे करेगा, अब 25% वृद्धि करेंगे तो एल गुने 25 बटा क्या 100 कर देते हैं। जब इसको निकालेगा तो क्या होगा आपका? आप इसको कटाइए, 25 एक 25 और 25 चौका 100, माने एल प्लस 1L बटा क्या 4 आ गया। जब इसका आप LCM निकालिएगा, क्या जब इसका LCM निकालिएगा आप तो यहाँ होगा एक, क्या हो जाएगा? कट गया का 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग थे, क्वेश्चन 5 कट गया था, यहाँ से कट गया। देखा मतलब यानी कि जब आपका देगा इसको, जब यहाँ से कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ तो हम निकाल दिए थे क्या हम लोग एल और पहले का एल मान लिए थे, उसके बाद क्या
आपका L1 निकाल रहे थे तो L प्लस क्या L 25 बटा क्या 100 किए थे, क्योंकि इससे 25% लेना था हमको, तो क्या 25 का 100 कर दिए थे। यानी कि आपका जो L1 का मान आ गया यहाँ से, अब देखिए यहाँ 1 आ गया है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, लगता है क्या हो जाएगा 4L, यहाँ एक आपका हो जाएगा 1L, क्या होगा आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 1L है, यहाँ पे एगो L है, यहाँ से जब गुना लघुत्तम करें तो यहाँ 4L हो जाएगा, यहाँ से 1L कितना हो जाएगा, तो 5L बटा क्या आपका 4 हो जाएगा। जो लंबाई में परिवर्तन हुआ आपका 5L बटा 4 हुआ। अब देखिए ये हो गया आपका लंबाई में परिवर्तन। तो आपसे कह रहा है कि आयतन नियत है, क्षेत्रफल तो नियत नहीं है, क्षेत्रफल का मान तो ज्ञात, क्षेत्रफल का मान तो बदलेगा। अब देखिए क्षेत्रफल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए उससे क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल का मान इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो क्षेत्रफल का मान अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से मिटा देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से मिटा रहे हैं, तेरी में टक नहीं रहा है, कट रहा है पतला पतला। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग आगे देखिए, अब कह रहा है कि आयतन नियत है, तो आप जानते हैं कि आयतन क्या है आपका, आयतन नियत है, नियत, ठीक है। तो आयतन बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल गुने लंबाई। तो ये पहला का ले लिए, अब दूसरा का निकाल रहे हैं तो क्या इसका भी क्षेत्रफल लेते हैं, तो इसका A1 और इसका क्या इसको लेते हैं L1, ठीक है। तो हमको तो A1 का मान ज्ञात करना है, किसका A1 का मान ज्ञात करना है। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो A1 बराबर हो जाएगा A गुने L बटा क्या L1 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 का मान हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग रंग चेंज करते हैं, जब हम लोग A1 का मान निकालते हैं यहाँ मान रखेंगे हम लोग A1 बराबर, अब देखिए यहाँ A तो A रहेगा, L A गुने L। अब देखिए जो आपका A1 है L1 है, L1 का मान कितना निकाले थे हम लोग 5L बटा 4, तो पलटेगा तो क्या होगा आपका उलट जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका क्या, नीचे हो जाएगा 5L और ऊपर हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखिए 5L ऊपर हो गया आपका 4। अब देखिए यहाँ से कटाइए तो क्या होगा आपका, कटाएंगे तो क्या होगा आपका, जब कटाएंगे देखिए राउंड चेंज करते हैं, जब यहाँ से आप कटाइएगा तो क्या होगा L से L कट गया, तो ऊपर आ गया आपका A1 बराबर 4A बटा क्या आपको 5। यानी कि सिंपल आपको ध्यान रखना है, अब इसको आपको मिटा देते हैं। अब सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आपको कि A1 बराबर आ गया 4A बटा 5 और L1 बराबर आ गया आपको क्या 5L बटा 4। अब देखिए यहाँ से आपको अब निकालना है फार्मूला। अब देखिए तो R1 बराबर क्या होगा, तो R1 बराबर रो L1 बटा क्या A1। अब देखिए यहाँ से आपका L1 का मान कितना है आपको, L1 का मान रो घटाइए इसको, मत लीजिए इसको कांस्टेंट है इसको, तो 5L बटा 4। अब भागा में है A1, भागा में है ना A1, तो इसके मान को पलट देंगे तो 5 बटा क्या कर देंगे 5 बटा क्या कर देंगे 5 बटा 4 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 बटा 4 1 कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, आप देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका 25, देखिए L और A, तो यहाँ रो हो गया, तो L और A बच जाएगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा, मतलब कितना गुना बढ़ गया, तब 25 नीचे कितना हो गया 16। यानी कि आपका जो L1 क्या R1 का जो मान हो गया, तो रो कितना 25 बटा 16, रो ना काट, रो काट के डायरेक्ट लिखते हैं R1 R लिखते हैं, तो रो काट के यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं 25 बटा 16, यहाँ कर देते हैं हम लोग R, चाहे R1 जो मानेंगे उसको यहाँ R कर देंगे, मतलब कि ये 25 बटा 16 गुना हो जाएगा पहले वाले R1 से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए यही क्वेश्चन था जिसमें टाइम लगना था, और कोई ज़्यादा टाइम इसमें और समय कोई टाइम लगना था नहीं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको D नंबर में दिया हुआ था, इसका D दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए इसमें टाइम नहीं लगा, 3 दिन भाग से चलेंगे। अब देखिए कह रहा है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से घटना से है, कह रहा है कि 2 कुंडली A और B इस प्रकार है कि A एक कुंजी के माध्यम एक बैटरी संयोजित है और B एक कैपेसिटर संयोजित है, इन्हें एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। यदि
किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना दिखाई देगी? जब कुंजी बंद होगा, दोनों जब कुंजी जो होगा बैटरी से जुड़ा होगा, उस कुंजी को हम लोग बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा, और धारा जब प्रवाहित होने लगा तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय के कारण क्या होगा आपका, उसमें विद्युत चुंबकीय के कारण क्या होगा, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो यही पूछ रहा है क्या होगा, तो ऑप्शन दे रहा है आपको कुंजी बंद होने के बाद, तो यही सही है। कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद, तो 2 मिनट का है जब तुरंत जब धारा बहने लगेगा तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये जो पहला कथन है सही है। देखिए कहाँ दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है आपसे, देखिए 10 क्या कर, 10 क्लास 10th में से 10th में ही है, आप पढ़े होंगे कि जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा अभिक्रिया है, तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है आपका, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि धोने का सोडा, क्या कि धोने का सोडा प्राकृतिक में होता है, कैसा होता है, तो आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है, लिखते हैं यहाँ पे, फार्मूला कट रहा है, काट देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका हो गया, कट क्या नहीं रहा है, यहाँ आपका फार्मूला हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ आपका फार्मूला हो गया Na2CO3 10H2O। ठीक है, क्या होगा, Na2CO3 10H2O। यहाँ जल का अणु कितना है, 10 अणु है। ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, अब लिखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका अवकर्ता केंद्र क्या होगा, तो अवकर्ता इसका दुगुना होगा। क्या होगा इसका दुगुना हो जाएगा, दुगुना होगा, इसका 24 होगा, देखा 24 48 होगा। लेकिन अब देखिए कौन दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण कह रहा है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, तो क्या होगा, निगेटिव में होगा 48। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 22 का क्या होगा आपका, सी नंबर होगा। ये नहीं कि 48 डायरेक्ट मार दिए, गलत है आपका, आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कुछ जंतुओं जैसे घोंघा में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। आप जानते हैं कि जो घोंघा होता है, 1 मिनट पसीना बहुत कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब क्या, आप जानते हैं कि जो घोंघा होता है उसका लिंग जो निर्धारण है वो तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। आपसे ये पूछ नहीं रहा है तापमान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आपसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि बदल सकता है, क्या व्यक्त करता है। तो आप जानते हैं कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, ये तापमान पर निर्भर करता है, इसको यही बताता है आपको। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे यही पूछ सकता है कि जंतुओं में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन पूछ रहा है कि बदल सकते हैं, क्या बताते हैं। तो बताने का मेन कारण ये है कि घोंघा का आपका जो लिंग होता है आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि घ्राणग्राही की अनुभूति डैश में सहायता करते हैं, तो गंध लेने में सहायता करते हैं। क्या, जो घ्राणग्राही होते हैं क्या करते हैं, आपका गंध लेने में सहायता करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 15 कह रहा है आपसे कि 10 ओम के प्रतिरोध 0.2 ओम की धारा प्रवाहित होती है, 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। आप जानते हैं फार्मूला H बराबर क्या होता है, अब जानते हैं फार्मूला क्या होता है, H बराबर क्या होता है, I²RT। ठीक है, तो I² का मान कितना है, I का मान है 0.2, तो क्या होगा इसका स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। R का मान कितना होगा, तो 10, और T का मान कितना है, समय का मान 1 सेकेंड। ठीक है, देखिएगा समय का मान हमेशा सेकेंड में लेना है, अगर दिया होगा मिनट में तो क्या करेंगे, तो सेकेंड बदल देंगे। देखिए 0.4 है, पॉइंट रहेंगे 100 आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 10 बच गया, यानी कि 0.4 आपका 4 जूल आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपसे गुना भाग करते रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है आपसे कि किसी छड़ चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कथनों में से विचार करिए। छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। हाँ, अंदर की ओर दक्षिण से होती है उत्तरी ध्रुव की ओर, और बाहर क्या होती है, बाहर होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल छड़ चुंबक के बाहर विद्यमान होती है, ऐसे थोड़े है, खाली छड़ चुंबक के अंदर थोड़े विद्यमान होती है, ऐसा नहीं है। क्या आपका केवल जो ऑप्शन ए है वही सही है। ठीक है, अंदर भी विद्यमान होती है, बाहर भी विद्यमान होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड,
डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश में होते हैं। जानते हैं कि आलू चावल ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और क्या ये ग्लूकोज में बदल जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान क्या कि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है। क्या होती है, वायु के संपर्क में होती है। तो सही है, ठीक है, गलत चुनना है इसमें। कह रहा है कि पौधे द्वारा रंध्र का विनिमय होता है, हाँ भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित होते हैं। रात में रात में तो रहते हैं जी, रातों में तो रहते हैं ना, ये आपका क्या है, आपका गलत है, यही आपका गलत है। विसर्जन के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, ये भी आपका सही है। मतलब आपको ऑप्शन सी वाला चूज करना है, गलत वाला चूज करना है। क्या करना है, गलत वाला चूज करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या गलत वाला चूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डेवलमेंट के तिर्यक नियम का मुख्य दोष है। उन्हें तिर्यकों के गुणधर्म के कुछ आवृत्ति पाई गई, सही है। उन्हें 3 तत्वों को उनके बढ़ते के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया, ये भी सही है। लेकिन गलत इसमें आपका क्या दोष निकालना है। तिर्यक के तत्वों के गुणधर्म में कुछ समानताएं होती थी, ये भी सही है। यह कह रहा है कि वह तत्वों के 3 से अधिक तिर्यक बनाने में असमर्थ थे, यही बात आपका क्या है, यही इनका दोष है कि वो 3 से अधिक तिर्यक आपको बनाने में असमर्थ थे। इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा। दोष पूछ रहा था, ठीक है, ये तो इनका सही है, ये तो लाभ है उनका, लेकिन दोष पूछा था, दोष क्या होगा, डी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है। मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में किस तरह से जाकर मतलब बनी रहती है और दूसरे जीवों में चली जाती है। तो इसका जो मेन आपका इसका आंसर होगा, जो युग्मनज का निर्माण होता है, क्या जो युग्मनज का आपका निर्माण होता है, उसमें जो युग्मक के निर्माण युग्मनज नहीं, युग्मक के निर्माण के दौरान गुणसूत्रों को आधा होने के कारण क्या होता है, इसका जो आपका लक्षण है उसमें अगले जीव में भी उपस्थित रहता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए उधर क्वेश्चन नंबर आपका 8 था और क्वेश्चन नंबर 21 है, दोनों में क्या है, ये दोनों लेंदी है और सब आसान था। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, कुछ को मेटकाएंगे पहले, ध्यान रखिएगा, जैसे इतना नहीं बन पाएगा मोबाइल की स्क्रीन पर। कह रहा है कि 2 प्रतिरोध, एक कलम लेना है, हाथे से लिखते हैं, कलम लेंगे तो हो जाएगा, बढ़िया मंगाते हैं कलम एक। कह रहा है कि प्रतिरोध 20 ओम और क्या 40 ओम के बीच समांतर क्रम जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या आर इक्विवेलेंट का मान निकालिए पहले। कैसे निकलेगा आर का मान, दोनों का गुना करिए तो कितना हो जाएगा 800, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 60। काटेंगे तो क्या होगा, ऊपर 880 बेटा क्या हो गया 6 हो गया, काटेंगे 3 से, 2 से काटिए, 2 से काटेगा तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब कि आपका जो आर इक्विवेलेंट का मान आ गया कितना, जब का आर इक्विवेलेंट का मान आ गया 40/3, कितना आ गया, जो आर इक्विवेलेंट का मान आ गया कितना आ गया 40/3। अब देखिए अब समतुल्य धारा निकाल लीजिए, तो समतुल्य धारा आई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा आपका, तब V/R इक्विवेलेंट क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। तब V का मान कितना है, तब V का मान 6 दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट का मान कितना आया 40/3। अब देखिए यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा 3, तो 18 क्या हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा आपका 18/40 हो गया आर इक्विवेलेंट का मान, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, इसको और मिटकाते हैं फिर से और लिखते हैं। देखिए आपका जो आर इक्विवेलेंट का मान आया, आपने निकाला आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 40/3, और आई इक्विवेलेंट में धारा पूरा परिपथ में आपका आ गया 18/40। अब देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो अलग अलग प्रतिरोध है ना उसमें धारा का मान ज्ञात करिए। तो अलग अलग प्रतिरोध उसमें धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको देखिए, अगर I1 में ज्ञात करना है, अगर I1 में धारा ज्ञात करना है तो इसके वाले प्रतिरोध को नहीं लेना है, इसके बाद वाले को I2 वाला प्रतिरोध लेना है। यानी कि आपको क्या मैंने 20 को नहीं लेना है, 40 वाले को लेना है। तो I1 को निकालना है तो पहले I इक्विवेलेंट लिख लीजिए, I इक्विवेलेंट। अब देखिए अगर I1 में धारा ज्ञात करना है तो जो इसका ओम दिया है प्रतिरोध उसको नहीं लेना है, इसके बाद वाला का इसको लेना है। तो 40/क्या हो जाएगा आपको 40 लेना है, ठीक है, और दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना है, ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो कितना आएगा आपका, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना था आपका 18 यहाँ लिखे है 18/40 था,
और यहाँ गुने हो गया 40 बटा कितना 60। तो इसको कटाएंगे तो 40 से 40 कट गया, क्या होगा 40 से फिर में टक जाएगा ये। देखिए इस तरह रहने देते हैं, 40 से 40 कट गया, अब बच गया 18 बटा 60। तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 एम्पियर आ जाएगा। मैंने I1 में धारा का मान कितना आ गया, I1 में धारा का मान कितना आ गया आपको 0.3 एम्पियर आ गया। इसी तरह अगर निकालते हैं आप, अगर इसी तरह अगर I2 में निकालते हैं आप, अगर इसी तरह कितना में अगर I2 में निकालते हैं, अगर इस तरह आप I2 में निकाल रहे हैं, अगर इसी तरह हम लोग I2 में निकालते हैं तो क्या होगा, ये 0.3 आ गया है, ठीक है 0.3 इसमें भी है, तो ये आपका इसमें भी है, तो अब इसे निकाल नहीं सकते हैं, आपको एक और निकालना पड़ेगा। तो अगर आप अगर R2 में निकालते हैं तो क्या होगा, तो I इक्विवेलेंट गुने, देखिए अब इसमें निकाल रहे हैं तो इसको लेंगे तब 20, ठीक है तो 20 हो गया। यहाँ आप मान रखिए अब क्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, 20 है दोनों जोड़ के कितना 60 हो गया। तो यहाँ I इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, तो आपका 18 बटा कितना आया था 18 बटा 40, यहाँ हो गया 20 बटा 60। देखिए 20 दूना कितना कट जाएगा 40 2 आ गया, यहाँ तो 18 बटा कितना आ गया 18 बटा आपको 120 आ जाएगा, ठीक है। तब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 0.15 एम्पियर। तो 0.15 एम्पियर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पहला में आपका 0.3 और दूसरा में क्या है आपका, दूसरा में 0.15। यही दो क्वेश्चन था, एगो 8 नंबर एगो 21 नंबर, जिसमें आपको टाइम लगना था, ठीक है। आते हैं अगले 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। तो देखिए पेयजल आपूर्ति में कीटनाशक रहित किया जाता है, ये भी सही है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में विनिर्माण में भी सही है। ऊन को संकुचनशील बनाने में ये भी सही है, मतलब तीनों सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ में ही दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 22 कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -5D है, तो जो इसका क्षमता फोकस दूर जाएगा तो माइनस से में आएगा, तो प्लस वाला काट दीजिए। अब क्या जानते हैं P बराबर होता है आपका 1/f, ठीक है। तो f का मान निकालना, तो यहाँ रख दीजिए f, यहाँ भेज दीजिए P, तो सेंटीमीटर में है ना, तो 100/5 तो 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में तो क्या होगा, तो माइनस वाला हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको सी नंबर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 24 कह रहा है आपसे कि गलत कथन की पहचान करिए। कह रहा है वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधों के अतिरिक्त जल को निकाला जाता है, सही है। कह रहा है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद होता है, सही है। कह रहा है पादप से पदार्थ, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संकित करते हैं, नहीं ये राजधानी में संकित करते हैं, इसलिए आपका ये गलत है। कह रहा है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है, ये भी सही है। गलत वाला पूछ रहा है ना, तो गलत वाला सी में हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो 25 है ये कह रहा है आपसे कि अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरण परिसंचरण दोबारा होता है, मतलब 2 बार फिल्ट्रेशन होता है। हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है, मतलब कि एक अपवाद भी है, मतलब कि क्या जो अपवाद भी है उसमें कि इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको पहचानना है। कह रहा है उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मत्स्य। जो मत्स्य होता है इसमें आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन ये कशेरुकी में भी आते हैं, इसलिए इसका आंसर आपको आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और क्या लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, 50-60 व्यू चल जाता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जरूर लाइक करिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।